गुड इवनिंग बच्चों। आज की 10th क्लास में ये सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। हम लोगों ने पहले पार्ट्स में 12 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे और आज हम 12 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या कहता है। निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। बच्चों, ऊष्मा शोषी का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। जिसमें से ऊष्मा शोषित होती है, निर्मुक्त अगर होगी तो उसको हम कहेंगे ऊष्मा क्षेपी, और जिसमें ऊष्मा शोषित होगी उसको हम ऊष्मा शोषी। बच्चों, रिएक्शन की अगर हम बात करें, देखो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ये कोई रिएक्शन दी गई है तो रिएक्शन से पहले भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लिखे होते हैं, कुछ ना कुछ पदार्थ लिखे होते हैं, और तीर के बाद भी कुछ ना कुछ लिखे होते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात है, जब ऊष्मा को लिखा गया होगा, क्या लिखा गया होगा? ऊष्मा को लिखा गया होगा। अगर वह तीर से पहले लिखा है अर्थात अभिकारक की तरफ लिखा है। किसकी तरफ? अभिकारक की तरफ लिखा है। तो उस अभिकारक की तरफ कैसे लिखा होगा, और अगर उत्पाद की तरफ है तो कैसा लिखा होगा? ध्यान दें, एक अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी। क्या होती है? ऊष्मा क्षेपी। और एक होती है ऊष्मा शोषी। बच्चों, ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो ऊष्मा क्षेपी अगर अभिक्रिया होगी, यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, तो इसमें ऊष्मा अभिकारक की तरफ नेगेटिव में लिखी होगी। किधर लिखी होगी? नेगेटिव में तरफ। ठीक है ना। और उत्पाद की तरफ होगी तो पॉजिटिव में लिखी होगी। किसकी तरफ कैसे लिखी होगी? पॉजिटिव में। वहीं शोषी अभिक्रियाओं में बात करें तो शोषी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया यही बच्चों, अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं तो एनर्जी को हम अभिकारक की तरफ पॉजिटिव लिखेंगे और उत्पाद की तरफ नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमसे कि निम्न में से कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो बच्चों, जैसा कि आंसर आपको दिख रहा है, क्या है? PCl5 एरो PCl3 प्लस Cl2। ठीक है ना। ये इसका आंसर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। लोहे में जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण होता है। लोहे में जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है ना। चांदी का बदरंग होना, पीतल पर हरे रंग की परत चढ़ना इत्यादि जो होते हैं, सभी के सभी संक्षारण के उदाहरण होते हैं। संक्षारण का मतलब है जब कोई धातु वायु, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण में हम क्या क्या कह सकते हैं? संक्षारण में लोहे पर जंग लगना क्या होता है? संक्षारण में लोहे पर जंग लगना हो सकता है। चांदी या सोने की बात करें तो उसका रंग काला हो जाना, या पीतल पर हरे रंग की परत चढ़ जाना। ठीक है ना। ये सब किसके उदाहरण होते हैं? संक्षारण के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है क्या कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है हमारा Fe2O3.XH2O। ठीक है ना। क्या होता है? Fe2O3.XH2O। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु आर्द्र वायु में संचारित नहीं होती है। आप लोग जानेंगे कि जो सोना होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। क्या होती है? सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। इसी के कारण
इसी के कारण यह संचारित नहीं होती है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या होगा, सोना। क्या होगा, सोना, गोल्ड। यानी कि इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, ए यू होता है। क्या होता है, ए यू होता है। अगला फार्मूला बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो वो रासायनिक सूत्र क्या है हमारा, CaCO3। इसी को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसी को खड़िया कहते हैं, इसी को चूना पत्थर कहते हैं, इसी को संगमरमर कहते हैं, इसी को मार्बल कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम होते हैं, ठीक है ना। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 है। क्या है, CaCO3 है। क्या है, CaCO3। अगला क्वेश्चन है, आलू की चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधता से बचाने के लिए, किससे, विकृत गंधता से बचाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है। जैसा कि बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में आपको विकृत गंधता के बारे में आपको बताया था कि जब कोई खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखा रहता है, जब कोई खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखा रहता है तो वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, अर्थात वह खाने योग्य नहीं रह जाता है। इसी क्रिया को, इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। तो बच्चों आपने वहाँ पर एक उदाहरण मैंने बताया था कि जो पॉलीथीन होती हैं, जो आप चिप्स खरीदते हो, दाल मोठ खरीदते हो, बहुत सारे आइटम्स दुकानों से खरीदते हो, तो उसमें थैलियों में कुछ गैस भरी रहती है, थैलियाँ फूली हुई होती हैं। और वहीं पर वो थैलियाँ फूली हुई क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ये नाइट्रोजन गैस उन पदार्थों का क्या करती है, उन पदार्थों को ऑक्सीकृत नहीं होने देती। क्या नहीं होने देती है, ऑक्सीकृत नहीं होने देती है। क्या नहीं होने देती है, ऑक्सीकृत नहीं होने देती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर बाज़ार से, मार्केट से अगर हम कोई भी पदार्थ खरीदते हैं पॉलीथीन युक्त, तो उसमें गैस भरी होनी चाहिए। अगर उसमें गैस नहीं है, जैसे चिप्स की थैली में गैस नहीं भरी है, नमकीन की थैली में चिप्स गैस नहीं भरी है, तो हम कह सकते हैं उसका स्वाद मूलतः पहले जैसा नहीं होगा। थोड़ा सा स्वाद जरूर चेंज होगा। अगर ज़्यादा ही लंबे समय तक रखी होगी तो उसका स्वाद बिल्कुल ख़राब हो चुका होगा और वह ख़राब हो गई होगी। तो इसका आंसर है बच्चों नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी होगी, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है ना। क्या होती है, नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, चूने के पत्थर के, क्या, चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। चूने का पत्थर बच्चों बोले तो CaCO3 का ऊष्मीय अपघटन कराएंगे तो बच्चों क्या प्राप्त होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या प्राप्त होता है, O2। क्या प्राप्त होता है, O2। फिर कह रहा है कि कौन सा ठोस पदार्थ है, ठोस वाला पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, ठोस पदार्थ कौन सा होता है। तो बच्चों ये ठोस पदार्थ होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। यानी कि क्या कह रहा है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। बाकी 3 रासायनिक परिवर्तन है, एक वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। बर्फ गलने पर जल का बनना। बच्चों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए केवल एक ही बात है कि कोई भी ऐसा उदाहरण दिया गया हो जिसमें कोई नया पदार्थ बन रहा हो, बदल कर कोई नया पदार्थ यदि बन जाता है तो वहाँ पर वह रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह भौतिक परिवर्तन है। तो देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन कह रहा है बर्फ गलने पर जल बनना। तो पहले थी बर्फ, अवस्था चेंज हो गई, बर्फ से क्या बन गया, जल। बर्फ थी और क्या बन गया, जल बन गया। तो ये क्या है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है ये क्या नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला है जल में चीनी का विलय होना। ये भी जब क्या है, जल जो है वह चीनी में जल में जो चीनी होती है वो विलय हो जाती है। चीनी का फार्मूला होता है C12H22O
11। जब इसमें जल डाला जाता है बच्चों H2O तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज बोले तो C6H12O6। फ्रक्टोज का भी सेम फार्मूला होता है। क्या होता है? सेम फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, यानी कि कोई नया पदार्थ बन जाता है। इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना ये भी एक परिवर्तन है, लेकिन भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसमें भी फिलामेंट जलता है तब रोशनी होती है। चौथा ऑप्शन है जो कि हमारा आंसर है, बीज का उगना। क्या है? बीज का उगना। ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है। बच्चों AgCl जो होता है वह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं है बच्चों, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।